तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अमित सर। हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। कल भी हम लोगों ने एक वीडियो की था, इसके पीछे एक वीडियो मैंने किया था जिसमें आपको बताया था चैप्टर 6 जो त्रिभुज है उसके बेसिक चीज़ों के बारे में। पहले हम लोग बेसिक चीज़ को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। तो कल हम लोगों ने पार्ट 1 में बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बिंदु के बारे में पढ़ा था, साथ में जाना था कि रेखा क्या होता है, और साथ में जाना था कि कोण क्या होता है, कोण के प्रकार के बारे में पढ़ा था। उसके साथ ही आसन कोण किसे कहते हैं, और उसके साथ ही पूरक कोण किसे कहते हैं, और समपूरक कोण किसे कहते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक युग्म के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लीनियर पेयर। तो चलिए जानते हैं कि रैखिक युग्म आखिर किसको कहा जाता है। तो रैखिक युग्म, यदि एक सीधी रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो वहाँ रैखिक युग्म का निर्माण होता है। यदि एक सीधी रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, रैखिक युग्म का निर्माण होता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि रैखिक युग्म कहते हैं किसको है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक सीधा रेखा लेते हैं, एक सीधा क्या लेते हैं, रेखा लेते हैं। बोला जा रहा है कि एक सीधी रेखा पर एक किरण खड़ी हो, ये सीधा रेखा ले लिया, इस पर क्या करते हैं हम, एक किरण को खड़ा करते हैं। इस पर क्या करते हैं, एक किरण को खड़ा करते हैं। यहाँ पे रेखा का हम नाम दे देते हैं ए ओ बी। यहाँ पे रेखा का नाम क्या हो गया, ए ओ बी। तथा यहाँ पे आपका किरण का नाम ओ और सी दे देते हैं। किरण का नाम क्या है, ओ सी। रेखा का नाम ए ओ बी तथा आपका किरण का नाम क्या हो गया, ओ सी। तो वही बोला जा रहा था कि यदि एक सीधी रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, रैखिक युग्म का निर्माण होता है। आप पहले से भी जान रहे होंगे कि एक सीधा रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। यदि एक सीधी रेखा पर किरण खड़ा हो तो यहाँ पे देखिए कितना कोण का निर्माण हो रहा है, तो एक इधर कोण का निर्माण हो रहा है और एक इधर कोण का निर्माण हो रहा है। तो इधर वाले कोण का नाम अगर हम लिखना चाहें तो इधर कोण का नाम है ए ओ सी। इस कोण का नाम क्या है, एंगल ए ओ सी। उसके बाद इधर वाला एंगल का नाम क्या है, जो सेकेंड एंगल है यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, इसका नाम क्या है, तो एंगल सी ओ बी। तो इसमें प्लस करेंगे एंगल सी ओ बी। इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल मिलकर बना रहा है बड़ा सा एंगल, और बड़ा सा एंगल जान रहे हैं किसके बराबर होता है बड़ा सा एंगल, एक रेखा पर टोटल एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों का योग कितना होगा, तो बराबर में होगा 180 डिग्री, और इसी को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इसका नाम है, और एंगल सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी इसका नाम है। दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। किस नियम के अनुसार, इसको हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे रैखिक, इसको लिखेंगे रैखिक युग्म के अनुसार। किस नियम के अनुसार, रैखिक युग्म के अनुसार। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख, यदि दो सीधी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। यदि दो सीधी रेखा एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण को अगर हम समझना चाहते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि दो रेखा लीजिए, क्या लीजिए, दो ऐसा रेखा लीजिए कि एक दूसरे को क्या करे, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पे हम दो रेखा ले लेते हैं। इस रेखा का अगर नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे इस रेखा का नाम ए बी नाम रख देते हैं, और दूसरा रेखा का नाम सी डी नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, सी डी। और एक दूसरे को यहाँ पे मान लीजिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे दो रेखा ए बी तथा सी डी एक दूसरे को कहाँ, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब एक यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये सामने वाले, अपने सामने वाला एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एंगल ये सामने वाला एंगल के बराबर होगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये अपने सामने वाला एंगल के बराबर होगा। ये क्या होगा, अपने सामने वाला एंगल के बराबर होगा। जैसे कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाला के बराबर, ये बाएं वाला एंगल दाएं वाला के बराबर। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं एंगल, अगर ऊपर वाला एंगल के नाम लिखते हैं तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा, तो नीचे वाला एंगल के, तो नीचे वाला एंगल का नाम क्या है, सी ओ बी। एंगल का नाम क्या है, एंगल सी ओ
बी। इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं ए वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके बराबर होगा, तो इसके सामने वाला एंगल के, तो सामने वाला एंगल का नाम क्या है, तो एंगल डी ओ बी। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल डी ओ बी। तो इस तरह से आपका शीर्षाभिमुख कोण होता है। यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने वाला कोण बराबर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये दोनों कोण किस नियम से बराबर हुआ है, तो किस नियम से, तो हम क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। साथ ही हम लोग जानते हैं कि यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, दो सीधी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उनको कौन सा रेखा कहा जाएगा, तो इनको कहा जाता है प्रतिच्छेदित, इसको कहा जाता है प्रतिच्छेदित रेखा। इनको क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदित रेखा। उसी तरह अगर दो रेखा, क्या कहा जाए, यदि दो रेखा एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में, हमेशा दोनों के बीच में दूरी, कहीं भी इसके बीच में दूरी देखें तो हमेशा क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, समानांतर रेखा। और समानांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। इसको इधर बढ़ाए आगे की तरफ दोनों रेखा को, या फिर दोनों रेखा को लेफ्ट साइड में बढ़ाए तो एक दूसरे को ये कभी नहीं काटता है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, समांतर रेखा। इनको क्या कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं तिर्यक रेखा तथा समांतर रेखा के बारे में। कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा तथा समांतर रेखा के बारे में। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यही है। इस टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, जो कि तिर्यक रेखा तथा समांतर रेखा है। इसमें बहुत सारा नियम होता है जिसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो क्या बोला जा रहा है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक समांतर रेखा, मान लीजिए एक रेखा है और इसी के समानांतर एक और रेखा बनाते हैं। तो यहाँ पे दो समांतर रेखा हो गया और उसके साथ ही बोला जा रहा है एक तिर्यक रेखा। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो एक ऐसा तिर्यक रेखा हमको लेना पड़ेगा, एक ऐसा तिर्यक रेखा लेना पड़ेगा जो कि क्या करे, जो कि समांतर रेखा को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पे यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा का नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पे नाम देते हैं सी डी। उसके बाद नाम यहाँ पे दे देते हैं ई और एफ। यहाँ पे ए बी और सी डी जो है इसको कहेंगे समांतर रेखा, और जो आपका ई एफ है इसको कहेंगे क्या हम लोग, तिर्यक रेखा। इसका नाम क्या है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब होता है कि समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाला रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया तो यहाँ पे कितना कोण का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे कोण का निर्माण हुआ, इसका नाम देते हैं 1, एक यहाँ पे इसका नाम कोण का नाम 2, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका नाम देते हैं 3, और यहाँ पे भी हो रहा है, इसका नाम दे देते हैं 4। उसके साथ ही यहाँ पे भी कोण, यहाँ पे भी कोण, यहाँ पे भी कोण, यहाँ पे भी कोण, सबका नाम दे देते हैं। यहाँ पे नाम देते हैं 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो जब समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो कितना कोण का निर्माण होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 8 कोण का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे नियम क्या होता है, नियम के अनुसार यहाँ पे अगर देखें तो पीछे ही आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। किस नियम के बारे में पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का क्या कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं एक रेखा ए बी है और एक रेखा ई एफ है, ये दोनों आपस को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे भी शीर्षाभिमुख कोण वाला नियम लगना चाहिए कि आमने सामने का कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो नियम होता है शीर्षाभिमुख कोण का, शीर्षाभिमुख कोण का, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3। तो एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 3 के बराबर होगा। उसके साथ ही एंगल 2 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, जिसको आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था। उसके साथ ही एक नया नियम आता है, उसको हम लोग कहते हैं एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है, तो इसको समझिएगा, फिगर में समझिएगा। एकांतर अंतः कोण का मतलब होता है, अंतः का मतलब पहले समझिए, किसका मतलब समझिए, अंतः का मतलब। अंतः का मतलब होता है इस दोनों समांतर रेखा के अंदर, इन दोनों समानांतर रेखा के अंदर में कौन कौन सा कोण है। तो एक 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, तो इसी एंगल को कहा जाएगा अंतः कोण, और इसके जो बाहर होगा उसको दूसरा कोण कहा जाएगा। तो हम लोग सिर्फ इस दोनों रेखा के अंदर की कोण को देखेंगे, उसी को कहा जाता है अंतः कोण। और यहाँ पे एकांतर का मतलब होता है, एकांतर का मतलब अगर एंगल एक 4 लेते हैं तो तिर्यक रेखा के एक इधर लेंगे, लेकिन इसके जस्ट सटा हुआ नहीं लेंगे। अगर एंगल 4 की बात करते हैं तो एंगल 4 इस रेखा के इस साइड है, तो एक हम कोण लेंगे रेखा के इस साइड। तो इस साइड एक एंगल 3 भी है, एंगल 6 भी है, लेकिन 4 के जस्ट पास वाला एंगल हम लोग को नहीं लेना होता है। अगर इसको नहीं लेंगे तो अंदर में, इस दोनों समानांतर रेखा के अंदर में आपका इस रेखा के दाएं साइड कौन कौन सा है, एक 3 है, 6 है। 3 को तो हमको लेना नहीं है, तो लेंगे किसको, हम लोग 6 को लेंगे। तो एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। उसी तरह एंगल 3 की अगर बात करें, किसकी बात करें, एंगल 3 की बात करें, तो एंगल 3 की जब बात करते हैं तो रेखा की इस साइड है 3, तो रेखा के हम लोग उस साइड लेना होगा, लेकिन इस दोनों समानांतर रेखा के अंदर ही लेना होगा। तो इस दोनों समानांतर रेखा के अंदर में देखते हैं तो एंगल 4 है और एक एंगल 5 है। इस रेखा के इस साइड आपका एंगल 4 है, एंगल 5 है, लेकिन 3 के जस्ट बगल वाला तो हमको नहीं लेना होता है, तो फिर हम किसको लेंगे, एंगल 5 को लेंगे। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा, तो एंगल 5 के। किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। ये दोनों एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो गया, एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 5 के बराबर हो गया। तो ये किस नियम से बराबर हुआ, तो ये होता है आपका एकांतर अंतःकोण नियम से। किस नियम से बराबर हुआ, एकांतर अंतःकोण। इसी के साथ हम जानते हैं तीसरा जो नियम होता है, इसको कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। अब हम लोग जानते हैं एकांतर बाह्य कोण के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अंतः के बारे में, तो अंतः क्या था, समांतर रेखा के अंदर की कोण के बारे में बात किया जाता है। समानांतर रेखा ये दोनों है, इसके अंदर में कौन कौन से कोण थे, तो 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। लेकिन अब इस कोण को हम लोग को नहीं लेना है, किसकी अब बात करना है, बाह्य, मतलब इस दोनों समानांतर रेखा के बाहर। इस समानांतर रेखा के बाहर कौन सा एंगल है, 2 और 1, और इस समानांतर रेखा के बाहर कौन सा एंगल है, 7 और 8। तो इस अंदर वाला एंगल को छोड़कर बाकी एंगल जो बचा उसी को हम लोग कहेंगे बाह्य कोण। लेकिन हम लोग को लेना है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर का मतलब अभी तुरंत समझाए थे कि रेखा के एक इस साइड लेंगे, रेखा के एक इस साइड लेंगे, मतलब दोनों तरफ के एंगल को लेते हैं, लेकिन उसके जस्ट सटा हुआ एंगल हम लोग नहीं लेते हैं। तो अब बताइएगा आप लोग, एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसके बराबर होगा, 2 के तो बराबर बिल्कुल नहीं होगा। एंगल 1 2 के बराबर, क्योंकि जस्ट सटा हुआ एंगल हम लोग को नहीं लेते हैं। तो एंगल 1 अगर नहीं लेते हैं तो बाह्य में और कौन सा इस रेखा के इस साइड बचा है, तो एंगल 7 बचा है। तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग एंगल 2 लेते हैं तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, तो एंगल 8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। तो ये एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो गया, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर हो गया। किस नियम से बराबर हुआ, तो इसी को कहते हैं हम लोग एकांतर बाह्य कोण। और जो चौथा नियम आता है उसको हम लोग कहते हैं संगत कोण नियम। तो संगत कोण समझिएगा, यदि तिर्यक रेखा को, ये आपका तिर्यक रेखा कौन था, ई और ए, अगर इसको यहाँ बीच से ब्रेक कर काट के और इस पूरा को उठाकर, यहाँ पे जो ऐसे है, इस पूरा को उठाकर इसके ऊपर रख दें, ये जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट को इस ज्वाइंट के ऊपर रख दें, यहाँ से तो टूटा हुआ है, इसको पूरा को उठाकर इस ज्वाइंट के ऊपर रख दें, तो बताइए 1 किसके ऊपर आ जाएगा,
2 किसके ऊपर आ जाएगा, 4 किसके ऊपर आ जाएगा और 3 किसके ऊपर आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं, यहाँ से देखने से भी पता चल रहा है, अगर पूरा को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो एंगल 1 किसके ऊपर आ जाएगा, एंगल 1 आ जाएगा 5 के ऊपर। तो एंगल 1 जो होता है एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। उसी के साथ एंगल 2 किसके ऊपर आ जाएगा, तो एंगल 2 जो है एंगल 6 के ऊपर आ जाएगा। तो एंगल 2 जो है एंगल 2 बराबर हो जाता है एंगल 6 के। और एंगल 4 की बात करें तो एंगल 4 किसके ऊपर आ जाएगा, तो एंगल 8 के ऊपर आ जाएगा। तो एंगल 4 बराबर हो जाता है एंगल 8 के। और इसी के साथ एंगल 3 की बात करें तो एंगल 3 किसके ऊपर आ जाएगा, तो एंगल 7 के ऊपर आ जाएगा। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। तो एंगल 1 किसके ऊपर, एंगल 5 के ऊपर। एंगल 2 किसके ऊपर, एंगल 6 के ऊपर आ जाएगा। एंगल 4 किसके ऊपर आ जाएगा, एंगल 8 के ऊपर आ जाएगा। एंगल 3 किसके ऊपर आ जाएगा, एंगल 7 के ऊपर आ जाएगा। तो इसी नियम को कहते हैं हम लोग संगत कोण। संगत का मतलब होता है किसके ऊपर आ जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं संगत कोण। और जो आपका 5वां नियम है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण में हमको बाह्य कोण तथा अंतः कोण के बारे में जानना होगा। तो बाह्य कोण और अंतः कोण आप तो पीछे भी जान चुके थे, अंतः क्या होता है, बाह्य क्या होता है। समांतर रेखा के अगर अंदर में कोण है तो उसको क्या कहते हैं, अंतः कोण। अगर समांतर रेखा के बाहर में कोण है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बाह्य कोण। तो यहाँ पे हम लोग तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण के बारे में जानते हैं, जिसमें हम लोग बाह्य कोण और अंतः कोण के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं अंतः कोण के बारे में, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण के बारे में। तो तिर्यक रेखा आपको किसको कहा जाएगा, तो EF को क्या कहा जाएगा, तिर्यक रेखा। इसके बाद कहा जा रहा है अंतः कोण। तो अंतः कोण कौन कौन होगा, तो अंतः कोण 4 है, 3 है, 5 और 6 है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये तिर्यक रेखा है, इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो अंतः में कौन कौन सा कोण है, तो एंगल 4 है और एंगल 5 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों जो होता है, दोनों का योग कितना होगा, तो ये होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 5 जो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, और कौन सा कोण है, अंतः कोण है। तो इसी को कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, तो दोनों का योग मतलब एंगल 4 और एंगल 5 का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसी तरह हम बात करें दाएं तरफ की, तो दाएं तरफ में देख रहे हैं एंगल 3 है और एंगल 6 है। तिर्यक रेखा के दाएं तरफ में एंगल 3 है और 6 है, और साथ में ये दोनों क्या है, अंतः कोण है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 दोनों को जोड़ेंगे, एंगल 3 और एंगल 6 दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमको कितना प्राप्त होता है, तो 180 डिग्री प्राप्त होता है। इसी तरह बाह्य कोण के बारे में बात करें तो बाह्य कोण यहाँ पे कौन है, 1 है, 2 है, 8 है और 7 है। लेकिन बात करना हमको तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। तो तिर्यक रेखा कौन है, EF। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बाह्य में कौन कौन सा कोण है, तो यहाँ पे 1 है और बाह्य में कौन है, 8 है। तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में दोनों है, तो 1 और 8, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 8 दोनों को जोड़ते हैं तो प्राप्त होगा हमको 180 डिग्री। अगर बात करें तिर्यक रेखा के दाएं तरफ में तो बाह्य में कौन कौन सा कोण है, तो एक 2 है और एक इधर 7 है। तो इन दोनों बाह्य कोण को तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण 2 और 7 मतलब 2 प्लस एंगल 7, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 180 डिग्री प्राप्त होगा। तो यही था आपका तिर्यक रेखा तथा समांतर रेखा के बीच में संबंध। तो इस सारा नियम को आपको याद करना होगा। अगर ये नियम आपको याद हो जाता है, याद करना ज़्यादा भारी बात नहीं है, बार बार इस फिगर को देखते रहिए और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको बार बार फिगर में ढूंढते रहिए, ये चीज़ आसानी से याद हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो आपका टॉपिक पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, हमारे कोचिंग के जो भी स्टूडेंट हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और एक बात, ये जो वीडियो है आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, आप सब स्टूडेंट के लिए ही बनाया जा रहा है जो कोचिंग में पढ़ते हैं। और कोचिंग में मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे एक बार वीडियो देखिए, आपको और बढ़िया से समझ में आएगा और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसीलिए कोचिंग में पढ़ने के बाद आप घर पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं
आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में वैसे स्टूडेंट जो 10th में पढ़ते हों उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।